चलिए फिर आज हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और इसी का हम लोग शुरू स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरा लेक्चर है। इस पे भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हम थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह सीखेंगे जिनके बेस में हमारे पास प्रॉब्लम होने वाले हैं। फिर उन्हीं पे बेस आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी पिछले कुछ वीडियोस लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उनसे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, जिनको मैं वापस से रिवाइज पर कर देगा हूँ आप लोग के लिए। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था करंट के लिए, आई के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, दैट इज क्यू बाई टू। Q इक्वल्स टू आप एन की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू जमीन होता है, अपॉन में क्या लिख देंगे, टाइम। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया था, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं या अभी तक हम लोग जानते हैं वो था हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू आर आई। उसमें जो V है वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स का। आर जो है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड है जब आप एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट तैयार करके रखें, जिसमें कि आप टेम्परेचर वगैरह हमारा चेंज ना हो रहा हो, फिजिकल कंडीशंस हमारी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। उस जगह पर हमारे पास ये फॉर्मूले किया गया। ठीक है, मैं इसलिए था आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेनली बात करने वाले हैं इसी रेजिस्टेंस पे। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर आज के हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड पे बेस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको भी आना चाहिए। हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हमारा जैसे किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिधर करंट का हमारा फ्लो स्टार्ट है, उनके बीच में जो भी इमोबाइल आयंस होते हैं, जो कि ऐसे आयंस जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, वो अपनी की मेन पोजीशन पे अबाउट केवल ऑसिलेट करते रहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रेवल करते हैं इधर से उधर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का उन मोबाइल आयंस के साथ होता है कोलिजन। यहाँ पर इनका कोलिजन होगा। अगर इनका कोलिजन होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इनकी एनर्जी का लॉस होगा और इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय जाता है। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को, इसी ऑब्स्टिकल्स को, इसी हिंड्रेंस को जो कंडक्टर ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये कहाँ से आता है? हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ये जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है। ये अगर हम माने इसके कंडक्टर, तो ये हो गया इसकी लेंथ, और ये जो इधर है ये हो गया इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो इन दोनों से 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए आप इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, चलिए फिर इसी प्रदेश हम आगे के आज सवाल की में करने वाले, इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। बाकी जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उनको हम आगे बीच लेक्चर में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ द कार्बन ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन
द अपोजिट स्क्वायर प्रोसेस। सबसे पहले पहला वाला हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसका एक डायग्राम आप सिचुएट कीजिए, बनाइए। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप ये कहोगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास डाटा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, डाटा का फॉर्मेट है मेरे पास। एक स्क्वायर की बात हो रही है। सबसे पहले आप इसे स्क्वायर बना लीजिए। ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। इसकी कुछ केसेस हो गया, ये इधर वाला केस हो गया, और इसके पीछे वाले केस को हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें कार्बन का ब्लॉक था जिसके कुछ में डाटा दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट का। तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर की इसकी वो है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, और इसकी जो एक साइड दी है वो है 50 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन जो हमको कर रहा था, एक ये ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, कार्बन का सॉलिड ब्लॉक है हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट स्क्वायर फेसेस। तो अब स्क्वायर फेसेस, यही वाला फेस हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर फेस हो गया। इसी के हमने अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। जब आप इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो इसमें से इसकी लेंथ, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फेस होगा वो हमारा स्क्वायर वाला फेस हो जाएगा, और ये वाला जो 50 सेंटीमीटर वाला फेस है ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन नहीं है। ये और तरह से लंबा सा वो है 50 सेंटीमीटर का। तो ये वाला तो हो गया हमारे पास इसका लेंथ, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम इस वाले पेज का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले पेज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए, ये वाले पेज। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, यानी आपने वायर इधर से इधर तक लगाई, ये हो गई हमारे पास वायर, ये जाती। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास आर इज इक्वल टू ओ एल बाई ए। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है वो एल बाई 6। कुछ वैल्यू हमें दी है, जैसे क्या क्या वैल्यू है सबसे पहले तो उनको नोट कर लीजिए ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। पहला वाला जो डाटा हमको दे रखा है वो हमारा है रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी का वो इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये रजिस्टिविटी हो गई। लेंथ, अच्छा लेंथ कौन सी ट्रीट होगी, तो लेंथ होगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर वाला, ये लेंथ हो जाएगा। इसको आप मीटर में बदल लेंगे तो 50 सेंटीमीटर को जैसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने कह रखा है कि अपोजिट फेस लेना है स्क्वायर फेस का। तो स्क्वायर फेस ये वाला था, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इंटू 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका एरिया। स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, और चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में। तो 1/100 इंटू 1/100, जो कि इक्वल हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होते हैं हमारे पास। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, बस वैल्यू पुट करिए और सिंपल एफ सोल्यूशन हमारे पास आ गया। चलो, क्या है हमारे पास इसका सोल्यूशन, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस द फेस विल बी, वो की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 50/100, तो हम कट करके 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 मीटर। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2 मीटर, 1/2 मीटर हो गया इसका। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमको 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 का हाफ 71.75 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻5, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1.75
तो बन गया 2, उससे बन गया 3, तो 6 इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब इसको डिवाइड किया तो 0.17, ये ये आ गया आपके पास इसका रजिस्टर। ठीक है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। चलिए सेकंड पार्ट क्या था, इसको हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था इसका, क्या आते हैं क्वेश्चन का, हमारे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कार्बन इज बिटवीन द, फाइंड द रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। सेकंड, find the resistance between the opposite rectangular faces of the block। रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द ब्लॉक, तो जब आप रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेक्टेंगल फेसेस होने चाहिए बैटरी के इधर और उधर, इनका कनेक्शन वहां पर होना चाहिए। चलिए इसका डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करिए। अगर मैं रेक्टेंगुलर फेसेस का ड्रॉ करूंगा तो ये चूंकि लंबा सा वायर है, इस बार मैं थोड़ा सा डायग्राम को रियलिस्टिक एकदम बनाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास वायर कुछ इस तरीके का है, तो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसी तरीके का कुछ वायर होगा। ठीक, और ये ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा एक्चुअल ही डायग्राम है, थोड़ा सा तो बस लेंथ वाइज हमने थोड़ा सा आगे पीछे से कर दिया। बाकी देखिए अब ये कह रहे हैं कि अब आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है ऐसे। तो अब आप हमें इसका रेजिस्टेंस बताइए। अब हमने उन फेसेस के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस बताना है जो कि रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो ये वाले फेसेस हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस में आ गए। इसके अक्रॉस हमको अब एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ये वाले फेस हो जाएंगे, और ये वाला फेस हमारा लेंथ की तरह काम करेगा। ये वाला जो है ये हमारा लेंथ की तरह काम करेगा। तो जरा इस फेस का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए और लेंथ इधर का हमें बता दीजिए। तो इधर का जो एरिया हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो इस बार आपका एरिया रेक्टेंगुलर वाला फेस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, 50 और ये हो गया हमारे पास 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻, 0.5 इंटू 10⁻, ये वाला हो जाएगा ऊपर माइनस का मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी जो लेंथ है, अब लेंथ कौन सी ट्रीट होगी, जो स्क्वायर वाला फेस होगा, वो ये वाला फेस था हमारा, इसको आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो लेंथ भी इसको ट्रीट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा लेंथ, यानी एल की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। इसको आप वापस से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर है, तो सारी वैल्यूज को हमको मीटर में ही पुट करनी है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब चाहे आप 0.01 लिख लीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, या फिर आप इसी वैल्यू को 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख लीजिए। इस तरह से कैलकुलेशन हमारी इजी रहती है। अच्छा, क्या रजिस्टिविटी पर कोई फर्क आएगा, तो जब तक मटेरियल में चेंज नहीं किया जाएगा तब तक रजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं करिएगा। जब मटेरियल हम बदलेंगे, जैसे कॉपर के बजाय हमने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, तब उसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी। कॉपर के बजाय आपने गोल्ड का वायर ले लिया, सिल्वर का वायर ले लिया, तब जाकर उसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक, चलो, तो रजिस्टिविटी हमारे पास वही रहने वाली है, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका नया रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए वापस से। रो की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ है 1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻2, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर काट सकते हैं, 5 7 जा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया 7 इंटू 10⁻⁻5 ओम। ये आपका आंसर है।
अलग अलग क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हमें अलग अलग रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए वो मटेरियल हमारा कहीं पर पतला है, कहीं पर ज्यादा चौड़ा है, कहीं लंबा है। इस वजह से अलग एक ही मटेरियल के अलग अलग फेसेस के अक्रॉस आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये सेम एग्जांपल आप देख लीजिए। इसमें आपको एक फेस के अक्रॉस आपको इस वाले फेस के अक्रॉस आपको मिला था रेजिस्टेंस, जब आपने इधर से वायर को कनेक्ट कर रखा था तो आपको मिला था 0.175 ओम, एक ओम से भी कम था। क्योंकि अपने इधर से देखा तो इधर से बहुत ज्यादा कम हो गया, 7 × 10⁻⁵ ऑर्डर का है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर, रेजिस्टिविटी हमको कॉपर के लिए रखी है उन्होंने, रो की वैल्यू उन्होंने हमको बता रखा है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज 1.68 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ 10 किलोमीटर लॉन्ग वायर। हमको एक 10 किलोमीटर की लंबी सी वायर, ऐसे समझ लीजिए कि हमको एक 10 किलोमीटर की लंबी सी वायर बनानी है। इस वायर को बनाने के लिए हमको कितना कॉपर का मटेरियल लगेगा वो बताना है। इस वायर की इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई होनी चाहिए 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर का मतलब 10 × 10⁻³ मीटर, ये लंबाई चाहिए वायर की। Given that resistivity of the copper is this, calculate the amount of copper required to draw a wire of 10 किलोमीटर long having resistance। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस इन्होंने बता दिया है। इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए 10 ओम तक। रेजिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए 10 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद एंड द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस। तो डेंसिटी इन्होंने दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द कॉपर, इसको हम पहले देखते हैं। डेंसिटी कितना हमको दे रखा है? डेंसिटी हमको दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁵ ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखिए, ये रेजिस्टिविटी है, ये डेंसिटी है। अब आपको निकालनी है उसकी लेंथ, आपको निकालनी है उसकी सॉरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, कितने केजी कॉपर लगेगा हमें वो बताना है। लेंथ उन्होंने दे रखी है, अमाउंट ऑफ कॉपर हमें बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, अगर मुझे कॉपर का मास बताना है कि कितना कॉपर हमारा ये होगा, तो इसका मतलब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो आपको फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, डेंसिटी और वॉल्यूम। ये दोनों चीजें मुझे एक क्लियरली पता होनी चाहिए, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी तो उन्होंने खुद ही दे दी है। अब बचा क्या? वॉल्यूम। तो जस्ट आपको वॉल्यूम पे निकालने पे फोकस रखिए कि किस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन आप इस वर्क करके वापस इसका मास बता सकते हैं। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट आप कर दीजिए, आपके पास वॉल्यूम का वैल्यू आता है। जो भी बेस एरिया होगा ऑब्जेक्ट का, जैसे आपके ने एक एग्जांपल में देखा होगा, तो मान लो सिलेंडर है हमारे पास, तो सिलेंडर का बेस एरिया होता है πr² और इसकी हाइट होती है, बेस का एरिया हो गया πr²। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं πr²h। ये हमारे पास जस्ट कुछ और नहीं है, वही बेस एरिया इंटू हाइट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक। चलिए, तो बेस एरिया इंटू हाइट यही आपको। अब वापस से अच्छी बात है कि लेंथ हमें उन्होंने दे रखी है, तो सिर्फ आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए। तो बस पहले फोकस रखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा तो उससे आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे। वॉल्यूम क्योंकि लेंथ उन्होंने दे रखी है, लेंथ मतलब हाइट, वो वायर की हाइट हमको मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम से आप डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मास। ठीक। चलिए, यहाँ पर आता है ऐसे इक्वल से थोड़ा सा लिखिए। हम तो एरिया क्रॉस सेक्शन में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम में आप डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मास। ठीक। सॉल्व करते हैं फिर। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट में पहले उसको पुट करिएगा, बस हो गया।
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने हमको दे रखा है 10 ओम, रजिस्टिविटी है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ है, लेंथ कितना है कंडक्टर का, तो 10 इंटू 10⁻3 होल अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक साइड कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यू को पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.68 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ से, और यहाँ वाला हो जाएगा हमारे पास 10⁻4, 10⁻4 ये प्लस में हो गया, और ये वाला 10 नीचे जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब चलिए एक इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10⁻, ये 10 नीचे चला गया, एरिया कितना हो गया 1.68 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 4, और एक 10 नीचे से ऊपर जाएगा, दैट विल गिव्स यू माइनस। यहाँ पर हो जाएगा 1.68 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये आपके पास -9, -9 में +4 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना आने के बाद ये मीटर स्क्वायर में आया, क्योंकि आपने सारी चीजें सारी उसमें पुट की है, एसआई यूनिट में पुट की है, तो जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया में अगर आप वॉल्यूम चाहिए, तो अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप बस एरिया में क्या करिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻5 ये हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू अभी आपने लेंथ निकाली थी, लेंथ कितनी है ये 10⁻³ इंटू 10, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 10⁻4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4, तो माइनस का 1 बचेगा, दैट इज 0.16। अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड से करेंगे तो वैल्यू कम होगी, यानी पावर आप एक बढ़ा देंगे, -1 में +1 करेंगे तो ये हमारे पास कम होता बचेगा। और ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपका मीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम पता है और मटेरियल की डेंसिटी पता है, आधा काम यहाँ तक हो गया। बस सिंपल आपको बस फॉर्मूला इनपुट कर देना है, तो मास इज इक्वल टू, मुझे इसका मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये उससे बाद कंट्रोल में करिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, बस तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो डेंसिटी हमको दे रखी थी मटेरियल की 8.9 इंटू 10⁻⁻3, एक सेकंड रुकिए, -3 +3, ये +3 जो डेंसिटी है हमारे पास ये +3 है। इतना कन्वर्जन नहीं हो सकता ना एक वॉल्यूम का, इंटू वॉल्यूम कितना आया है 0.16, बस अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो 3 डिजिट के फर्स्ट डेसिमल है, 3 डिजिट यहाँ से खत्म हो जाएंगे, तो सीधे 89 इंटू 16 आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 9 जा 144, कैरी 14 हो गया, और 16 8 जा कितना होगा, 16 5 जा 80, 12 5 81, 12 6 96, 16 7 112, 16 8 128, आपका 128, और प्लस 13 उसमें ऐड कर दिए 128, +10 करेंगे तो 138, 138 में +4 करेंगे तो 142 kg, 142 kg आ जाएगा हमारे पास। चलो यही इसका आंसर है। तो आंसर हो गया हमारे पास, मास ऑफ द कॉपर विल बी 1424 kg। ये इतना मास आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत वैल्यू में डेविएशन क्यों है भाई, पाई का तो इन्वॉल्वमेंट कहीं था नहीं, थोड़ा बहुत कहीं पॉइंट में डिवीजन में तो हो गई, ये यहाँ पर हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने 8 को छोड़ दिया है, इस 8 की वजह से थोड़ा सा वहां पर मिसमैच हो गया था, इसको आपको लेना चाहिए था 1.6, तो एक से और मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा वैल्यू अलग हुई, ज्यादा आती मतलब। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा फिर से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आंसर आप लिख दीजिए। ये दरअसल 8 की जगह थोड़ा सा वैल्यू मिस हो गया, 8 लास्ट का डिजिट उसका छूट जाता है इस वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, सवाल तो देखिए, एज शोन इन द फिगर,
इस फिगर में क्या है, a plot of current through a cross section of wire over the time interval of 10 seconds. Find the amount of charge that flows through the wire during this time. हमको एक ग्राफ बना के दे दिया है, किसके किसके बीच का ग्राफ है, तो ग्राफ में हमारे पास है करंट, ग्राफ में है हमारे पास करंट और करंट के बीच का ग्राफ है, और किसके किसके बीच का ग्राफ है, करंट एंड टाइम के बीच का। करंट एंड टाइम के बीच कहते हैं चार्ज निकाल। तो अब जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बाई क्यू। अगर मैं क्यू को देखूं तो क्यू दैट इज आई इंटू सी आर। और अगर मल्टीप्लाई में चीजें आती हैं, फॉर्मूले में हमारे अगर कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, तो उसको अगर ग्राफ से आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको आपको देखना चाहिए एज ए लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ के टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अगर वो डिवाइड के फॉर्मेट में दिखेगा, इसका मतलब आपको उसमें से स्लोप निकालना है। अभी हमको ये मल्टीप्लाई में है, आई इंटू टी, आई यहाँ पर है और आई हमारे पास यहाँ पे है और टी हमारे पास यहाँ पे है। अगर ये दोनों हमें मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्लोप, सॉरी एरिया निकालेंगे। स्लोप तब निकालते हैं अगर वही क्वांटिटीज हमारी डिवाइड में आ रही है। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, तो आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका क्या दे देगा, ये एरिया आप कैलकुलेट करिए, ये एरिया कैलकुलेट करिए, टोटल एरिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, चार्ज बता देगा, चार्ज की संख्या। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको दो डायग्राम देते हैं। तो फर्स्ट इसको आप मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट वाला मान लीजिए और दूसरे वाले को सेकंड मान लीजिए। ये वाला आपका फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। तो फर्स्ट का एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। A1 और A2 का एरिया निकाल लीजिए। A1 एक ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लग जाएगा, प्लस A2, A2 हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का एरिया हो जाता है साइड का स्क्वायर, तो जो भी साइड आएगी उसका हम स्क्वायर। अब देखिए, ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 5 है, ये वाला हो गया 5, और ये भी हमारे पास 5 तक ही गया है, इधर भी हमारे पास 5 तक ही गया है, तो ये भी हो गया 5, ये एक स्क्वायर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये भी हमारे पास 5 है, और ये हाइट अभी इसकी 5 है। तो सारी वैल्यूज इस 5 5 5 आ जाएंगी, तब कैलकुलेशन आपकी आसान रहने वाली है। कैलकुलेशन में क्या जाएगा भाई, 1/2, बेस भी हमारा ट्रायंगल का 5 है, हाइट भी ट्रायंगल की 5 ही है, हाइट भी ट्रायंगल के हमारे 5 है, प्लस 5 की स्क्वायर की कितनी है 5, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप 5 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर इसमें भी है, 5 का स्क्वायर इसमें भी, यानी 25 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/2 प्लस 25 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज 75/2, 75/2 का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 75 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 लगेगा 3, और 1 बचा 1 5, 3 5 15, सॉरी बीस में डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 6, 1 5 बचा, 2 7 14.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको कूलम में लिख दीजिए, यही हमारा हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, two wires A and B, both of same material, have their length in the ratio। दो वायर्स हैं हमारे पास जिनका मटेरियल क्या है, हमारे पास सेम मटेरियल के वायर हैं, इनकी जो ए और बी सेम मटेरियल के वायर हैं, एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो। तो मटेरियल की बात कर रही है, तो सबसे पहली चीज आप दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लीजिए, एक तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने कॉलम की तरह बना लिया, इधर हम फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे, इधर हम सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। चलिए, टू वायर्स ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल, हैव देयर लेंथ इन द रेशियो दिस। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, तो पहले की लेंथ अगर एल मान लीजिए,
लेंथ का रेशियो हमको दे रखा है 1:5। तो अगर फर्स्ट की लेंथ को आप एल मान रहे हैं तो सेकंड की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 5L हो जाएगी। एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो, और उनके जो डायमीटर्स हैं, एक का 3D है तो एक का 2D। 3:, अब 3:2 को होने का मतलब पहले अगर 3 गुना है तो दूसरा वाला 2 गुना हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी, और देखिए इसमें तो इन सब तो रेशियो में दिया था, लेकिन रेजिस्टेंस को उन्होंने वैल्यू वाइज दे दिया। तो रेजिस्टेंस अगर बी का, ये ए वाला पोर्शन मान लीजिए, इसको हम बी कहते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी, R1 ए का पता नहीं, लेकिन इसका उन्होंने दे दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी इज 180, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दोनों वायर का मटेरियल अगर सेम हो तो जिसकी भी रजिस्टिविटी रो होगी तो इसकी भी रजिस्टिविटी रो ही रहेगी। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इससे पहले जिधर डाटा दिया है उधर से आप स्टार्ट करिए। यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं, फिर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस में भी आप कुछ वैल्यूज निकालिए, डायरेक्ट R1 और R2 का रेशियो निकाल लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इससे करिए। और इधर का भी रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो रेजिस्टेंस के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, रो L बाई ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला, क्योंकि सेम नोटेशन यूज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू जी से भी कर दीजिए, या फिर इधर का लेंथ कितना है, रो L, इधर का लेंथ है L, और इधर का एरिया कितना आएगा, तो इधर का एरिया आप लिखेंगे 5, क्योंकि वायर हमारे पास दिया हुआ है, तो आप इसको डायमीटर दिया है तो सिलेंड्रिकल मान करके चलिए, और सिलेंडर का आप एरिया निकाल सकते हैं। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई बेस एरिया, फ्रैक्शनल एरिया सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर जो रिलेशन डायमीटर का जाएगा वही रिलेशन रेडियस का भी होगा, 3R। इधर 2D है तो ये हो जाएगा 2R, तो सेम वही रिलेशन इसका भी जाएगा, 3R का स्क्वायर। इधर वाले का भी वैसे ही लिखिए, तो 5L इसकी लेंथ हो गई, और यहाँ से हो गया हमारे पास ये RB डाल दीजिए, इसमें आप ए कर दीजिए, और इधर का एरिया क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा तो पाई और 2R, रेडियस का स्क्वायर होता है तो 2R का स्क्वायर होगा। ठीक है, आरबी की वैल्यू आपको चाहिए, सॉरी आर ए की वैल्यू आपको चाहिए। यहाँ से आप आरबी की वैल्यू तो पता है 180 ये वैल्यू हो गई, और यहाँ से हो गया 5/2 का स्क्वायर निकल आएगा बाहर 4, और रो L बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हमसे 180। क्योंकि देखिए अगर मुझे आर ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप रो L और 1/3 बाहर निकाल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 बाहर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं। तो रो L पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि इंटू 4/5 यहाँ से हो जाएगी, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू का पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 1/9 इंटू 180 इंटू 4/5, 9×2 = 80, 20 होगा, 5×4 = 20, आर ए कितना आ जाएगा 16। अच्छा, इसको आप डिवाइड भी कर करके कर सकते हैं डायरेक्ट एक बार में, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, बट चीजें वही, डिवाइड करेंगे तो ये वाले फैक्टर कट जाएंगे, बाकी आंसर ये इसमें। चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर, आंसर हमारे पास ये रहा। चलिए अगला सवाल, कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल आपका कंडक्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आपका कंडक्टिविटी हो जाता है। तो सबसे पहले तो कंडक्टेंस आप निकाल लीजिए, कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, और फिर आप रेजिस्टेंस निकाल करके कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और रजिस्टिविटी निकाल करके कंडक्टिविटी बता सकते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, इसका हमको रेजिस्टेंस उन्होंने दे दिया, गिवन डाटा पहले लिख लीजिए। गिवन रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन
एरिया क्रॉस सेक्शन उन्होंने हमको दे रखा है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने 0.1 मीटर। अब आप इससे वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आप कंडक्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस निकालने जाएंगे तो कंडक्टेंस डिनोट करते हैं जी से, और कंडक्टेंस हमारा होता है 1/r। तो जी हो जाएगा 1/0.01। कितना हो गया ये, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। कंडक्टेंस का जस्ट इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो एन का उल्टा क्या हो जाएगा, चाहे आप लिख दीजिए एन इनवर्स या फिर साइन एन होती है तो 100 साइन एन भी इसको आप लिख सकते हैं। कंडक्टेंस करेंगे। सिमिलरली दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरे पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है कंडक्टिव। तो दूसरे पार्ट में आप कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी के लिए आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, कंडक्टिविटी हमारा सिग्मा होता है जो कि 1/ρ होता है। आपको फॉर्मूला एक याद है, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू L/A। यहाँ से रो को इस साइड ले आ लीजिए तो 1/ρ बराबर आर को उधर भेज दीजिए तो L/R। ये हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा। बस 1/ρ ही तो कंडक्टिविटी, लेंथ की वैल्यू दी है कितना है 0.1, रेजिस्टेंस है 0.01 इंटू ए की वैल्यू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻²। चलो पहले पॉइंट चेक करिए तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, फिर उसके बाद 10 इंटू 10⁻⁻⁴ इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए 10 से वैल्यू को कम करेंगे यानी 1.0 आपने लिखा इंटू 10 की पावर, अगर वैल्यू को कम किया तो पावर को बढ़ा देते हैं, -3 हो जाएगा। -4 +1 कर देंगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁴। एक सेकंड 4 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस वैल्यू हो जाएगी तो 5 आ जाएगा। अब ये आया है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी हमारे पास साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसी यूनिट को आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये दोनों यूनिट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, ये जो सवाल है आपके पास, ये आपको थोड़े से दो टाइप में आपसे पूछे जाते हैं। क्या है सवाल, पहले वो देख लीजिए। अ गिवन कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, ये शब्द यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, स्ट्रेच इसको दिया गया है। अ गिवन कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब इस तरीके के सवाल आपको हमेशा दो टाइप में पूछे जाते हैं। पहला जो पूछा जाता है वो तो आपको कहेगा कि आपने स्ट्रेच किया है किसी वायर, और दूसरा आपको सीधे कह देते हैं कि आपने लेंथ पे डबल किया है या ट्रिपल किया। अब दोनों केसेस अलग कैसे हो जाते हैं, वो मे भी लेंथ के लिए बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या चीज क्वेश्चन में दिया है उसमें। एक स्ट्रेचिंग का सवाल है और एक नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज का सवाल हो जाता है। स्ट्रेचिंग वाले में क्या दिक्कत है, क्योंकि जब आप चीजों को खींचेंगे, अगर कोई भी चीज आप स्ट्रेच करेंगे तो इसका जो डायमीटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो भी कम है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, बताइए रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, तो वो सिंपली जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो लेंथ के बढ़ने के साथ ही साथ डायमीटर भी मेरा कम हो जाएगा, तो मुझे उस डायमीटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उस लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो स्ट्रेच करके हमने उसको बना लिया है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। अब गिवन कॉपर, अच्छा इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर स्ट्रेचिंग का सवाल है, स्ट्रेचिंग के सवाल में आप ध्यान रखिए, आप चाहे उसको जितना खींच दीजिए, आप उसका वॉल्यूम नहीं समझा सकते, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, पहले जितना वॉल्यूम था दूसरे बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तो आप वॉल्यूम की मदद से चीजों में रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मल क्वेश्चन रहे कि आपने लेंथ को सिर्फ डबल किया है,
या एरिया ऑफ प्रोटेक्शन को हाफ किया है, 4 टाइम्स कर दिया है, बढ़ा दिया है, घटा दिया है, तो इसमें आपको वॉल्यूम को कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करिए, ओल्ड और न्यू सेट बना करके डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें तो स्ट्रेचिंग का सवाल है, तो इसमें आपको वॉल्यूम भी कंजर्व करना पड़ेगा। चलिए, a given copper wire is stretched to reduce its diameter to half its previous value। मैंने एक वायर मेरे पास है, मैंने एक वायर ली है, इस वायर का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो मान लीजिए कि ओल्ड सेट इधर हम लिखते हैं, इधर हम इसका न्यू सेट लेते हैं। नया आपका सिचुएशन, ओल्ड में क्या हुआ, स्ट्रेचिंग से आपने उसके डायमीटर को आधा कर दिया। जो पहले वायर ऐसी थी, अब ये वायर पतली हो जाएगी थोड़ा सा। या अब इसकी लंबाई बढ़ गई है और इसका डायमीटर मैन था, तो जो पहले इसका डायमीटर मान लो डी था, अब इसका डायमीटर हाफ हो गया, तो dy/2 हो गया ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस, अब इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अब सबसे पहला काम तो करिए, आप इसकी लेंथ में रिलेशन निकाले, तो देखिए लेंथ अगर एल रही होगी तो भाई आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी नई लेंथ बदल गई, तो पहले आप नई लेंथ निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बढ़िए। इसको dy/2 के बजाय इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिख लीजिए, अभी इसको हम d डैश लिख देते हैं, नई वाली लेंथ को l डैश। इधर आप ओल्ड सेट के बारे में लिखिए, तो ओल्ड सेट का डायमीटर रेजिस्टेंस r मान लीजिए, लेंथ l थी, डायमीटर d था, और मटेरियल आपने बदला नहीं, तो मटेरियल जो भी था, स्ट्रेचिंग में मटेरियल नहीं चेंज होते, हम ये मान करके चलेंगे कि रेजिस्टिव उसकी नहीं चेंज होती है। स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग में आप बस उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, लेकिन उसकी रजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं, तो रजिस्टिविटी वही है। क्या क्या चीजें बदली, अगर मैं इधर से रेजिस्टेंस लिखूं तो रेजिस्टेंस बराबर हो गया रो L/A, रो हमारा ए, तो ये एक वैल्यू है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाइए नए वाले सेट पर, तो इसका नया रेजिस्टेंस, उसकी नई लेंथ, इसका नया डायमीटर और उसका नई वेलोसिटी। रेजिस्टेंस को हमें निकालना ही निकालना है, तो इसको तो काफी छोड़ दीजिए, ये तो आपको फाइंड भी करना है। लेंथ क्या हुई है उसके बारे में आपको नहीं पता, डायमीटर के बारे में आपको पता है, नॉलेज है, तो डायमीटर मेरा हाफ हो गया है, और जो रो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, हो नहीं रहेगा। अब ये जो उन्होंने एक कहानी बताई है कि भैया स्ट्रेच किया गया, तो स्ट्रेचिंग में इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल रहता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस एरिया आपका क्या है, ये मान लीजिए, क्योंकि डायमीटर ये रखता है तो फिर पाई आर स्क्वायर यूज कर दीजिए, पाई d/2 का स्क्वायर, तो बेस एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू लेंथ, या इसको एक स्टेप बाद में कर दीजिएगा, एरिया इंटू लेंथ बराबर एरिया इंटू लेंथ। ये फाइनल वाले का है, ये इनिशियल वाले का है। इनिशियल वाले का एरिया क्या होगा, पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ इसकी कितनी रहेगी, एल, इज इक्वल टू फाइनल वाले का क्या है, इसको आप एल डैश गलती कह लीजिए, हमने एल डैश लिखा है, तो एरिया पे पाई नया वाला डायमीटर, इसका आधा करेंगे तो रेडियस, इसका स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और नई वाली लेंथ एल डैश। अब इन्होंने कहा है कि जो डायमीटर है वो d/2 हो गया है, थोड़ा सा हमको जगह की जरूरत पड़ेगी। जो डायमीटर है हमारा वो d/2, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो d² बाई 4 एल इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी डैश। अच्छा, डी डैश की वैल्यू तो हमें पता है, तो डायमीटर को d/2 कर दिया गया है, तो कौन है, तो ये दरअसल हो जाएगा d/4, अगर आप ओरिजिनल वाले फिल करेंगे तो d/4 का होल स्क्वायर इंटू 4, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, d² बाई 4 एल बराबर d² बाई 16 एल दस, काट दीजिए वैल्यू को, 4 4 16 इधर से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एल डैश बराबर, ये वाला 4 इधर चला जाएगा तो 4 टाइम्स एल आ जाएगा। तो जो लेंथ में चेंज हुआ है वो तो यहाँ हमारा 4 है, लेंथ आपने निकाल लिया। अब अगर आपको लेंथ का चेंज मिल गया है, तो फिर आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नया रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टिविटी, नई लेंथ और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
कितना हो जाएगा ये मैप ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन। इसको एरिया के ही फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर पाई डी स्क्वायर ही करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई थ्री एल स्क्वायर इसी फॉर्म आर डैश बराबर वो यहाँ से हो गया है 4L अपॉन एरिया में क्या गया पाई। अब डी हमारा हो गया डी बाई टू, तो डी बाई टू ये तो डायमीटर हो गया, और चूंकि हमें रेडियस यहाँ पुट करना है तो डी बाई टू और उसका आधा करके हो गया। ठीक, यहाँ से आ गया हमारे पास रो 4L 4L अपॉन पाई। इधर डी बाई टू का स्क्वायर रहने दीजिए डी बाई टू, और ये नीचे वाला टू ऊपर भेज दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये वाला टू जो है ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से निकल सकते तो 4 हो जाएगा। आर डैश बराबर 16 टाइम्स रो एल अपॉन फाइव डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब गौर करिए तो ये जो आर डैश हमारा ये वाली क्वांटिटी है ये यही लिखी हुई है आर पुराना वाला, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 टाइम्स ऑफ आर। अब इसके बाद वो सवाल पूछ लेते हैं, तो जैसे इसमें तो कुछ आगे पूछा नहीं व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, उन्होंने पूछ लिया, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 16 टाइम्स होगा। इसके बाद दो या तीन तरह के सवाल में ऐड करो, जैसे नया रेजिस्टेंस में कितना परसेंट में रेजिस्टेंस बढ़ गया ऐसा पूछ सकते हैं, या इंक्रीज पूछ सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज पूछ सकते हैं, या फिर चेंज इन रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज परसेंटेज में पूछ सकते हैं। यही दो तीन केसेस बनते हैं, तो इसके बाद कहानी आपकी शुरू होती है दूसरी बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी उसी में का सवाल आ गया। मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक हमारे पास मेटेलिक वायर है, मैं इधर ओल्ड से लिखता हूँ और इधर न्यू से लिख देता हूँ। एक मेटेलिक वायर है 1 मीटर लॉन्ग है, इसको आपने डबल करके स्ट्रेच किया। एक मेटेलिक वायर होती है जिसकी लेंथ मान लीजिए एल है, आपने इसको लंबा कर दिया एकदम, और लंबाई इसकी कितनी कर दी तो करके जस्ट डबल कर दी। इसलिए कि यहाँ पर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। तो अगर पहले इसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर की थी, ये वैल्यू हमें 1 मीटर दे रखा है, तो इसको आपने स्ट्रेच कर करके कितना कर दिया 2 मीटर कर दिया। तो एल से मैंने चेंज करके इसको 2L कर दिया, तो 2 मीटर ही कर दिया। तो नया वाला नई वाली लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 2 मीटर की हो गई। फिर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस R1 को आप मान लीजिए इनिशियल, और R2 को आप कह लीजिए फाइनल। L1 और L2 इसका भी नाम उसी हिसाब से दे दीजिए, L1 हो गया L2 हो गया। Assuming that there is no change in its density, तो डेंसिटी में उन्होंने कहा चेंज नहीं हुई, तो अगर रो वन को आप रो नाम का हो तो वहां पर भी डेंसिटी भी हमारा रो, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज, अब वायर को देखिए स्ट्रेच किया गया है कि नॉर्मल, तो स्ट्रेच का सब, तो स्ट्रेच अगर स्ट्रेचिंग हुई है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। तो इससे आप एरिया को सेक्शन सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले आप एरिया में रिलेशन निकालिए, तो A1 और इसका A2 एरिया में रिलेशन निकालिए, उसके बाद से तो फिर से आप वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल कर सकते हैं। शुरुआत का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम दोनों क्या रहेगा बराबर रहेगा, तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 होने वाला है। A1 कितना होगा, अब A1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं दी हुई है, A1 और A2 में ही रिलेशन हम कुछ चाहिए, A1 के बारे में कुछ उन्होंने कहा नहीं, L1 और L2 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भैया A1 इंटू L1 1 मीटर है और A2 इंटू L2 2 मीटर है। तो अगर मुझे A2 चाहिए तो A2 को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ A1, तो A1 बाई 3 बराबर A2। तो A2 मेरा A1 का जस्ट आधा है,
A1 मेरा आधा होगा, सॉरी A2 का आधा नहीं होगा, A2 जो है वो A1 का आधा होगा। तो अगर इसका एक है तो ये वाला हो गया A/2। A2 जो है A1 का आधा, तो A1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस R1 बराबर क्या होगा, अगर रो L/A। अब यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। R1 हो गया हमारे पास रो, L की वैल्यू से हम R1 बराबर रो, इधर हो गया I2 निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए अपने। R2 बराबर हो जाएगा रो L कितना है 2 मीटर, और एरिया कितना है A/2। ये वाला 2 पर चला जाएगा, तो R2 बराबर 2 टू द 4 रो अपॉन एरिया, 4 रो। तो हमें रेशियो किसका किसका निकालना है वो थोड़ा सा ध्यान में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस यानी R1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 बराबर रो बाई ए किसके बराबर है, रो बाई ए R1 के बराबर है। R1 4 को इधर ला लीजिए, क्योंकि इनिशियल का इन्हें फाइनल के साथ ये R2 यहाँ से आगे, तो R1 रेशियो R2 डिवाइड है, ये है 1/4। ये आ रहा है हमारे पास 1/4 रेजिस्टेंस। तो R1 रेशियो R2 आएगा वो 1/4, यानी बाद वाला रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना हो जा रहा है शुरू वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A potential difference of 10 volt is applied across a conductor of resistance 1 kilo। एक पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का जो अप्लाई किया गया है एक कंडक्टर के अक्रॉस, जिसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है 1 किलो। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 5 मिनट्स। चलिए इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम में इसको समझिए, देन इसको सॉल्व करिएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर था, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसकी बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। ये बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 किलो ओम का। इसका अगर जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ओम। 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको अपने 10 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। किलो ओम को कन्वर्ट कर लीजिए ओम में, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किलो का मतलब हो गया 1000, तो आप यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, ओम लिख दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 5 मिनट। अच्छा, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आता है आपके फॉर्मूला याद होगा, तो आई बराबर हमने लिखा था Q/T, और Q/T में लिखा था NE/T। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आई होता है V/, पहले आप करंट निकाल लीजिए, फिर इस फॉर्मूले को कोट कर दीजिएगा I = MV/T का। तो सबसे पहले आप करंट का कैलकुलेशन करिए। करंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस दिया है, आई V = I ओम्स लॉ का पहले इस्तेमाल कर लीजिए। ओम्स लॉ से V = IR। वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट का, करंट हमें खुद फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस आया हमारे पास 1000। उसको ये ला कर डिवाइड कर दीजिए, तो 10/1000 I, एक जीरो से जीरो कर दिया, तो 0.01 एम्पियर की जो है करंट फ्लो हो रही है। इस करंट से आप निकाल सकते हैं I = ME/Q देता है। यहाँ से आप इसका सॉल्व कर दीजिए। आई की वैल्यू आई कितनी 0.01 इंटू, बल्कि अपॉन में रखते थे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इधर आता मल्टीप्लाई होगा, टाइम है हमारे पास, टाइम की वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। ये SI यूनिट में नहीं है, ये हमने तो रखा है 5 मिनट। तो 5 मिनट का मतलब 5 × 60 सेकेंड, दैट इज 300 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास 300, इधर आते मल्टीप्लाई हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर हो गया 3, 1.6
और ये 10 की पावर ऊपर चला के माइनस का ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ये है एन बार, इसको कट कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा 30। तो 16 × 1 = 16, कितना बचा? 14 वापस से बचा, तो 150 कर जाएगी। तो 150, 16 8 128, फिर क्या होता है ना, इंटू 10 to the पावर माइनस का प्लस का माइनस की, ये आ जाता है हमारे पास आंसर 4। अब हम निकाल देते हैं चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n = 1.87 n2 10 to the पावर प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन 5 मिनट के अंदर उस वायर से इधर से उधर क्रॉस कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सवाल खत्म हो गए आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें वापस से कमेंट करके हमें